और जयराम महतो को गिरिडीह क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से जितानी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माटी के क्षेत्र के हैं और उसकी नॉलेज और अधिकार की बात है, हमारे सारी जनता के अधिकार की बात है झारखंड में। लेकिन कोडरमा से जो कैंडिडेट को खड़ा किए हैं वो कोडरमा के क्षेत्र में जाति की पक्षपात को किए हैं। फिर वहाँ जाति और धर्म की बात अगर मुद्दा को जोड़ा जाएगा तो जाति में क्षेत्र में तो फिर विकास के मुद्दा को डाइवर्ट करने का काम क्या जरूरी है? करोड़ों का खर्च जो पार्टी कर रहे हैं क्या जरूरी है? 5 साल अगर वो क्षेत्र में डेवलपमेंट कर दिया रहता तो आज उसे जन जन क्षेत्र में घूमने की जरूरत नहीं, उसका काम बोलता है। ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कोडरमा लोकसभा से फाइट करना चाहते हैं। जी हाँ, अभी 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव का माहौल जो है पूरे झारखंड में एक तरह से सरगर्मी में पकड़ रख चुका है और तमाम नेता मंत्री ये सोच रहे हैं कि हम किस तरफ जाएं कि हमें वहाँ पे कैंडिडेट उतारा जाए, किस पार्टी से जाएं कि हमें टिकट मिले। लेकिन हमारे साथ जो सुरेंद्र जी हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर कोडरमा लोकसभा से फाइट करने जा रहे हैं। सारी चीज़ों को रखेंगे, क्या मुद्दा है, किन किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है और लोकसभा को कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। महज अभी ज़्यादा दिन बचा है भी नहीं, लेकिन ये चुनाव लड़ने का जो है इन्होंने घोषणा कर दिया है। अभी हम सीधे तौर पर इनसे जानने का प्रयास करते हैं किन किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में उतर रहे हैं। क्या ऐसा जन समस्या आया है जिस वजह से इतना बड़े कदावर नेता होने के बावजूद भी ये चुनाव में अपना कदम को रख चुके हैं। सर, सबसे पहले जोहार, नमस्कार जी। जय हिंद, जोहार झारखंड, तमाम झारखंड वासियों को जोहार झारखंड। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल है। कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। सतगावा प्रखंड का रहने वाले हैं। सर, एक चीज़ बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़े कदावर नेता होने के बावजूद भी आप निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं। ऐसा क्यों दशा और दिशा आ गया जो आप चुनाव के मोमेंट में आ गए हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि इतने गद्दावर नेता लोग जो है वो पहले से ही चुनाव में उतरे हुए हैं और राज भी कर रहे हैं। वो गद्दावर नेता के रूप में नहीं, गद्दार नेता के रूप में है। क्योंकि पहले जो है केंद्र में सिर्फ 2 सरकार है, एक केंद्र में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की पार्टी है। बाकी जितने क्षेत्रीय लेवल पर नेता उतरे हुए हैं उसकी स्थानीय समस्या क्या है, स्थानीय मुद्दा क्या है, स्थानीय क्षेत्र में कितना लेवल पर विकास हुआ है, वो ज़मीनी स्तर को ना देखते हुए केवल जो है अपना क्षेत्र के विकास में वो 5 गो काम गिनवा दे। राज्य सरकार महागठबंधन की बनी हुई है और वर्तमान में जो उसके प्रत्याशी उतरे हुए हैं वो अपने क्षेत्र में 5 ऐसे मुद्दा को उठा दे कि हमने इतने सालों से काम करने के बाद 5 ऐसे काम किए हैं जो किसानों की समस्या का हल किया है, जो वहाँ के विद्यार्थियों की समस्या को हल किया है, जो विधवा पेंशन के लिए या तो फिर उस पर किसी भी प्रकार की समस्या का आवाज़ उठाया है, या प्रवासी मजदूरों की समस्या का आवाज़ उठाया है, या कोई और ऐसे काम बता दीजिए। तो केवल 5 सालों में चुनावी मुद्दा को लेकर के केवल जो है अनपढ़ों की राजनीति करके और जन जन तक गमछा बांध के घूमने से राजनीतिक नहीं हो जाता है। केंद्र में और जाति की राजनीति करने से नहीं हो जाता है। स्थानीय मुद्दा, स्थानीय ज़मीनी स्तर का जो काम है उसे बदलना होगा। और वहाँ पर जितने भी जनता है अब पढ़े लिखे और जागरूक हो गए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ज़बरदस्त बदलाव देंगे और विकास की क्रांति लाएंगे। और दोनों से उब गए, केंद्र में अभी जो सरकार है और उसका जो अभी बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में बीजेपी सांसद हैं वो बताइए किस मैनिफेस्टो के तहत अपने चुनाव लड़ रहा है। केवल उसे एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि हमारा मोदी मेरा परिवार है। तो टाइटल ही बदल दो ना मोदी का, अपना ही टाइटल को डायरेक्ट मोदी में डाल दो। और उसके बाद अगर उसने चुनाव की मुद्दा को अगर उसने उछाला है तो अपने वो 10 सालों के कार्यकाल में या 5 सालों के कार्यकाल में विधानसभा और लोकसभा दोनों में उसने अपने क्षेत्र में भारी मतों से चुनाव जीत करके आया है। और उसके बाद वो जितने सालों से रहे हैं उतना काम केवल बता दे। एक जमीनी स्तर तक एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। सरकार की आपने कमियां तो बहुत सारी बता दी, लेकिन आप अभी तक जन मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं का क्या निदान किया है जो वोट आपको लोग करें? जी, अगर वो सब समाधान कर ही देता तो एक शिक्षित वर्ग के शिक्षक वर्ग पढ़ाई के क्षेत्र से छोड़ करके ये जो समाज कल्याण के लिए राजनीतिक में नहीं उतरता। हमें क्या ज़रूरी है चुनाव लड़ने का? क्या ज़रूरी है करोड़ों का खर्च जो पार्टी कर रहे हैं? क्या ज़रूरी है? 5 साल अगर वो क्षेत्र में डेवलपमेंट कर दिया रहता तो आज उसे जन जन क्षेत्र में घूमने की जरूरत नहीं, उसका काम बोलता और ऑटोमेटिक वोट मिल जाता। जाति की राजनीतिक नहीं होता, धर्म की राजनीतिक नहीं होता। लोग कहते हैं मेरे बारे में कि आपने समाज के लिए क्या किए हैं? समाज के लिए नहीं, समाज
के काम करने के लिए आए हैं और ये विश्वास और आश्वस्त दिलाते हैं कि समाज के लिए, अगर आप समाज के हित में काम करना है तो एक राजनीति ही एक ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। राजनीति को चूज करने क्या मतलब? जी, समाज के कार्य में हमने शिक्षित होने के नाते शिक्षा वर्ग में काम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसे जो है अनपढ़ों लोगों की लोग चला रहे हैं कि केंद्र में और राज्य में कि ताकि जाति और धर्म के नाम पर विकास के छन्नी किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षित वर्ग का हो, विद्यार्थियों पर लगातार लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, उसके हक की मांग को नहीं पूरा किया जा रहा है। जहाँ पर भी वो स्थानीय नीति की मांग हो वहाँ छन्नी किया जा रहा है। आखिर जो गरीबों की मांग है वहाँ पर भी गरीबों की समस्या को नहीं समझा जा रहा है, प्रवासी मजदूरों की समस्या को नहीं समझा जा रहा है कि आखिर यहाँ से लोग 40% खनिज संपदा सप्लाई करने वाला हमारा झारखंड, और यहाँ के लोग जो है मजदूर प्रवासी किसान क्यों भाग रहे हैं। आज लोग मुंबई दिल्ली से कोरोना काल में इतने आ रहे थे तो सबको बोला जा रहा था मजदूर आ रहे थे। अगर स्वास्थ्य की समस्या, एक भी एमपी ये बोलते कि स्वास्थ्य में सुधार आया है तो एक भी एमपी या एमएलए अपना सदर हॉस्पिटल में इलाज करवावे या एक भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़वावे कि हमने शिक्षा पर सुधार किए हैं या रोजगार पर सुधार किए हैं। अब ये सारी समस्याओं को और सारी मुद्दाओं को हल लेकर हम केंद्र से नहीं, हम अपने स्थानीय मुद्दा को केंद्र सरकार तक लेकर के जाएंगे और वहाँ पर समस्याएं को हल करने के लिए वहाँ से, और जो पार्टी मेरे क्षेत्र की विकास के लिए सहमत होंगे हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। बाकी तो चेहरा बदल बदल के बहुत सारे पार्टी आते हैं और तमाम जनता से यही अनुरोध है कि आप महागठबंधन की चेहरा बदलता हुआ चेहरा को ना देखें, ना तो बीजेपी के चेहरा, एक विकास की क्रांति लाने वाला एक शिक्षक को आप चुनिए जो आपकी एक बदलाव ही आपका जो है, आपका एक मतदान जो अपने क्षेत्र की विकास के लिए अहम भूमिका निभाएगा। आप बोलते हैं विकास की क्रांति करने वालों को राजनीति करना चाहिए। अभी जिस तरह से झारखंड में JBKSS का नाम चल रहा है, आपका कोडरमा लोकसभा सीट से भी वो एक प्रत्याशी मनोज यादव के तौर पर है, तो वो लोग भी तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी तो क्रांति कर रहे हैं कि हम झारखंड की बदलाव दशा और दिशा को बदलने की सोच रहे हैं। तो उन लोग को सहयोग करने की वजह आप एक कैंडिडेट के तौर पर उतर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों? उन लोगों में वो भरोसा नहीं रह रहा है जिस वजह से बीजेपी कांग्रेस से तो आप खपा है ही, साथ में जो है अभी क्रांति कर रहे हैं, जो लोग क्रांति कर रहे हैं उन लोग का भी साथ नहीं दे रहे हैं, एक अलग से एक चुनौती पेश करने का काम करें, ऐसा क्यों? देखिए, जो झारखंड की हित के बात करेगा, जो झारखंड की समस्याओं का बात करेगा, हम उसके साथ हैं और जयराम महतो को गिरिडीह क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से जितानी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अपने माटी के क्षेत्र के हैं और उसकी नॉलेज और अधिकार की बात है, हमारे सारी जनता के अधिकार की बात है झारखंड में। लेकिन कोडरमा से जो कैंडिडेट को खड़ा किए हैं वो कोडरमा के क्षेत्र में जाति की पक्षपात को किए हैं। फिर वहाँ जाति और धर्म की बात अगर मुद्दा को जोड़ा जाएगा तो जाति में क्षेत्र में तो फिर विकास के मुद्दा को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आप चुनौती किसे मान रहे हैं? कोडरमा लोकसभा सीट से किन ऐसे प्रत्याशी से आपको चुनौती है जो लगता है कि इनसे हम पार नहीं पा सकते? क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, अन्नपूर्णा देवी आपके साथ होंगी और उड़ने के बाद उनसे मतलब ये टैकल कैसे करिएगा उन लोगों से? देखिए, हम वहाँ पर केवल विकास की मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं। हमारा कहना यही है, कोई भी पार्टी हो क्षेत्र की, ऐसा नहीं कहते, हम दावा 100% ठोक नहीं रहे हैं कि हम वहाँ से जीत जाएंगे, जीतेगा कोई एक पार्टी, लेकिन विकास की क्रांति लाने के लिए हम एक शिक्षित वर्ग से शिक्षा में लोगों की जागरूकता कर रहे हैं कि लोग जागेंगे और हमें अगर चांस देंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र को वहाँ विकास। अगर जो बोले अभी जो पार्टी JBKSS खड़ा किया है या फिर अन्नपूर्णा यादव जो बोल रहे हैं या फिर महागठबंधन की सरकार, आप उससे पूछिए कि अन्नपूर्णा यादव से जाके पूछिए कि आपने इतने सालों से किया, आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो बोलेगा केंद्र की मैनिफेस्टो का चालू कर रहे हैं, घर घर मोदी मेरा सेंट्रल का ही मुद्दा होगा ना, लोकसभा का चुनाव जो है सेंट्रल के मुद्दे, लोकसभा की मुद्दा सेंट्रल में होगा, लेकिन आम जनता अपने अधिकार को दे रहा है। तो अधिकार की मुद्दा जो होता है समाज से शुरू होता है, एक गाँव से शुरू होता है, राज्य में जाता है और राष्ट्र पर की लेवल पर पहुँचता है। इस समस्या को डायरेक्ट क्या किसी की समस्या होगा तो क्या डायरेक्ट मोदी को फ़ोन लगा देगा कि वहाँ स्थानीय नेता को फ़ोन लगाएगा? तो स्थानीय नेता को समस्या पड़ना है ना कि केंद्र की मुद्दा को हम स्थानीय क्षेत्र में लाएंगे और धर्म से तोल देंगे। अगर धर्म की इतनी राजनीति करना है तो कैलेंडर से हटा दो, अगर दूसरी की राजनीति करना है तो कैलेंडर से हटा। प्लस जो स्थानीय नेता जा रहे हैं उसका ये पूछिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव में आप आए हैं तो आप क्षेत्र में क्या काम किए हैं, आप गिनवाइए क्षेत्र का। अब सेंट्रल के मुद्दा आप रोड को गिनवा रहे हैं, अरे स्थानीय समस्या क्या है विद्यार्थियों के केंद्र में, अब राज्य लेवल का तो मुद्दा को उठा ही नहीं रहे, स्थानीय समस्या को नहीं उठा रहे और डायरेक्ट बता रहे हैं कि अगर हमारा देश असुरक्षित है तो देश असुरक्षित हो तो नेता सुरक्षा देगा। अब 5 करोड़ अगर ज़रूरत पड़ता है तो 5 लाख नहीं 5 करोड़ आर्मी की बहाली कीजिए, BSF का बहाली कीजिए और टोटल क्षेत्र में अपना सुरक्षा वर्तान कीजिए।
केवल भाषण देने से नेता को नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हमारे बीच सुरेंद्र जी थे, इनसे सारी चीज़ों की जानकारी हमने ले लिया है कि किन मुद्दों के साथ ये कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकायदा तमाम लोगों का सोच है कि इस बार 2024 की राजनीति में कुछ अलग होगा। उथल पुथल ऐसे ही मचा हुआ है, कोडरमा लोकसभा सीट से भी ये अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।